हेलो स्टूडेंट, रेस्पिरेशन के पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म की पहली स्टेप पढ़ी थी, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो कि हमने कहा था कि वायवीय या अवायवीय श्वसन हो, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो चाहे ना हो, वो एक कॉमन पाथ है कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज से शुरू करेंगे तो पहली स्टेप ग्लाइकोलाइसिस होनी है, जो कि कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है। न वहाँ ऑक्सीजन काम आती है, न कोई CO2 निकलती है। बस वहाँ ये हुआ कि 6 कार्बन के ग्लूकोज को हमने आंशिक विघटन करके 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया था पायरुविक एसिड में। और अंत में मैंने आपको बताया था कि पायरुविक एसिड का भविष्य क्या रहेगा। और पायरुविक एसिड के भविष्य में हमने 2 रास्ते बताए थे कि यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन होगा, और अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो अवायवीय श्वसन होगा। अब हम स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं और पहला भाग ये मानते हुए कि ऑक्सीजन उपलब्ध है तो वायवीय श्वसन जो कि मुख्य और मेन प्रकार का श्वसन है उसी की बात करेंगे। उसके बाद हम अवायवीय श्वसन की बात करेंगे। तो आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन पर आगे बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, पायरुविक एसिड बन गया है, और पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन में आगे प्रवेश करता है। तो हमारा आज का पार्ट जो है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह वह श्वसन प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होगा। वायवीय या ऑक्सी श्वसन तभी कहते हैं, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब ऑक्सीजन का उपयोग होगा तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में CO2 और H2O बन जाएंगे। पूरी तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, CO2 H2O बन जाएंगे और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ ऊर्जा मुक्त होगी, और जिससे अच्छी खासी संख्या में ATP बनेगी। ATP भी बहुत सारे बनेंगे और अच्छी खासी ऊर्जा, पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, तो ज्यादा ATP बनेंगे। कितने क्या बनेंगे हम लास्ट में गिनेंगे, ठीक है। तो वो श्वसन जिसमें ऑक्सीजन काम आएगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना और पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, CO2 H2O बनेंगे और अच्छी खासी ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होगी, ठीक है। अब इसका स्थल देख ले तो यूकैरियोट में एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सारा काम यूकैरियोट्स में कहाँ संपन्न होगा, एक विशिष्ट कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्धस्वायत्त कोशिकांग है जिसकी पूरी संरचना आप पढ़ते हैं सेल के अंदर। अगर बात प्रोकैरियोट की करूं तो हाँ, प्रोकैरियोट के अंदर भी वायवीय श्वसन होता है कई प्रोकैरियोट में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। वहां पर कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनी हुई कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम मीजोसोम कहते हैं, वहां ये वायवीय श्वसन संपन्न होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोकैरियोट में मीजोसोम यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के तुल्य होते हैं, ठीक है। हमें एनसीईआरटी में यूकैरियोट के श्वसन पर बात की गई है, इसलिए पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की चीजें बताई गई हैं। प्रोकैरियोट में यही काम मीजोसोम में होता है, याद रखिएगा। और मीजोसोम क्या है, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन है, जो आप बैक्टीरिया में भी पढ़ते हैं, सेल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पायरुविक एसिड बना, ठीक है, इस श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाएगा। अब ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुआ तो पायरुविक एसिड कहाँ बना है, साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुविक एसिड यहाँ से कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भाग लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक आइडिया होना चाहिए, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपको सेल में पढ़ाया जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक इस तरह का रॉड जैसी संरचना होती है और उसमें 2 झिल्लियां, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, और बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली थोड़ा सा इस तरह के अंगुली नुमा अंतर्वलन दर्शाती है, ऐसे, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें ये जो है इसकी बाहरी झिल्ली होती जो सतत होती है, जैसे हमने हरित लवक पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और ये अधिक पारगम्य सामान्य झिल्ली है। और ये जो होती है ये आंतरिक झिल्ली होती है, ये आंतरिक झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली अच्छी और चयनात्मक पारगम्य होती है और इसके अंदर ये उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, इस तरह की ये अंतर्वलन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, जिससे सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। एक आउटलाइन बता रहा हूँ, इसके दोनों झिल्लियों के बीच में भी एक कक्ष है, बाहरी कक्ष कह सकते हो। 2 झिल्ली के बीच में अंतर झिल्ली अवकाश, और एक अंदर का कक्ष होता है केंद्रीय। ये बीच वाला कक्ष ज्यादा काम आता है, इसमें मैट्रिक्स भरी होती है, तरल द्रव भरा रहता है, जिसको कि हम मैट्रिक्स कहते हैं। आंतरिक कक्ष में ये मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और बाहरी कक्ष छोटा सा होता है जिसके अंदर भी तरल द्रव भरा रहता है, जिसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह सकते हैं। तो ये मैंने एक आउटलाइन बताया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब देखो श्वसन के संदर्भ में देखें
तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली और ये आंतरिक कक्ष जिसमें मैट्रिक्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और क्रिस्टी तो निश्चित रूप से आंतरिक झिल्ली का ही भाग है। तो आंतरिक झिल्ली और मैट्रिक्स ये दोनों भाग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहीं पर श्वसन का सारा काम होगा। बाहरी झिल्ली का इतना कोई बड़ा रोल नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक आउटलाइन डायग्राम हमें पता होना चाहिए। तो ग्लाइकोलाइसिस से साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बना और पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर अब सारा यूकैरियोट के हिसाब से आगे लेके चलेंगे। बस ध्यान रखना प्रोकैरियोट में ये काम मेसोसोम में होता है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं और वायवीय श्वसन को एनसीईआरटी के संदर्भ में देखें तो एनसीईआरटी ने बड़े ही समग्र रूप से लिखा है सारा कार्य। मैं एनसीईआरटी की भाषा लिख रहा हूँ कि वायवीय श्वसन में होने वाली प्रमुख प्रक्रिया ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, मैं आपको बता भी दूंगा आगे बाद में। ठीक है, एनसीईआरटी लिखता है कि भाई वायवीय श्वसन में दो मुख्य कार्य हो रहे हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज में उनकी डिफिकल्ट है। पहला कार्य वो क्या कहते हैं कि पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन एटम मुक्त होते हैं और 3 मॉलिक्यूल CO2 की मुक्त हो जाती है। ठीक है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, हम जानते हैं। अब पायरुविक एसिड का यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, एक साथ नहीं स्टेप बाय स्टेप होगा, और यहाँ इसके हाइड्रोजन भी निकाले जाएंगे और जो तीनों कार्बन है वो 3 CO2 के रूप में मुक्त कर दी जाएगी। 3 CO2 के रूप में कार्बन मुक्त हो जाएगी और ये हाइड्रोजन भी निकाल दी जाएंगे, और इसके जो हाइड्रोजन निकलेंगे ये हाइड्रोजन कुछ हाइड्रोजन ग्राहकों हाइड्रोजन एक्सेप्टर द्वारा ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम जो मुक्त होते हैं ये कुछ हाइड्रोजन एक्सेप्टर द्वारा ले लिए जाते हैं। अगर हम हाइड्रोजन मुक्त कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या रिडक्शन कर रहे हैं? हाइड्रोजन मुक्त करना ऑक्सीडेशन होता है, और जो इनको लेगा वो अपचयित हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो कुछ हाइड्रोजन एक्सेप्टर द्वारा ले लिए जाएंगे। ये एक्सेप्टर कौन से होते हैं? एक तो NAD होता है और एक FAD होता है, हालांकि ज्यादा NAD काम आएगा। तो पहली स्टेप में क्या है, पायरुवेट जो है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट एक ही बात है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। स्टेप बाय स्टेप इसके हाइड्रोजन मुक्त होंगे और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर द्वारा ले लिए जाएंगे। NAD जब हाइड्रोजन लेगा तो NADH2 बन जाएगा, FAD लेगा तो FADH2, इनका अपचयन हो जाएगा और 3 कार्बन जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाएंगे। ये पूरा काम भी 2 स्टेप में होता है। पूरा काम 2 पदों में संपन्न होता है, जिसमें पहला काम होता है एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण। ठीक है, इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। और दूसरा होता है TCA साइकिल, क्रेब चक्र या सिट्रिक एसिड साइकिल, एक ही बात है। दूसरी स्टेप है क्रेब साइकिल की, जिसे TCA चक्र या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो ये 2 स्टेप में पूरा काम होता है। दोनों ही स्टेप में हाइड्रोजन भी जगह जगह निकल रहे हैं, जगह जगह NADH2 और FADH2 बनेंगे, और इस लिंक रिएक्शन में एक CO2 मुक्त होगी। टोटल कितनी CO2 मुक्त होनी है? 3। तो 3 में से एक जो होगी वो तो लिंक रिएक्शन में, और क्रेब साइकिल में 2 CO2 बची हुई निकलेगी। तो पायरुवेट के जो तीनों कार्बन हैं वो इस तरह से 3 कार्बन डाइऑक्साइड में निकल आएंगे, लेकिन एक साथ नहीं। ये काम भी 2 स्टेप में होता है। ठीक है, पहली स्टेप रहती है लिंक रिएक्शन और एक है क्रेब चक्र। क्रेब चक्र और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने वाली छोटी सी अभिक्रिया लिंक रिएक्शन, ये सब बताऊंगा अभी मैं। इसमें हम एक CO2 तो यही निकाल लेते हैं। पायरुवेट से एक CO2 निकल गया, कितने बच गए? 2 CO2। इसीलिए कंपाउंड क्या कहलाता है? एसिटाइल कोएंजाइम है, इसमें 2 कार्बन है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम में प्रवेश करेगा क्रेब चक्र में, और यहाँ बची हुई दोनों CO2 भी मुक्त हो जाएगी, और दोनों ही स्टेप में NADH2 FADH2 बनते हैं। ये पूरा काम होगा पूर्ण ऑक्सीकरण का। अब आप देखिए, जब ये हाइड्रोजन एटम मुक्त होते हैं तो ये जो होते हैं ये H+ लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी तो निकले। अगली स्टेप एनसीईआरटी क्या कहती है? H एटम के साथ मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन को आणविक ऑक्सीजन तक पहुंचाना। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा अंत में ऑक्सीजन को दिए जाएंगे, और ऑक्सीजन जो है इससे वाटर बना देगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलता है, याद कीजिए प्रकाश संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा और उससे एटीपी बनेंगे। तो बिल्कुल वही काम है, वैसा का वैसा ईटीएस चलेगा। हालांकि फोटोसिंथेसिस का ईटीएस और रेस्पिरेशन के ईटीएस में फर्क है, लेकिन हाइड्रोजन मुक्त होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होंगे और ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में चलेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के परिणाम स्वरूप एटीपी का निर्माण होगा। ये दूसरा काम है।
ठीक है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, ये दूसरा काम है। यहाँ हमारे सारे एटीपी बनेंगे और ये जो जिन्होंने ये हाइड्रोजन लिए ये सब यहाँ आकर के एटीपी बनाएंगे वापस, अभी बताएंगे आगे सब क्या होगा। और ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होगी। अब आप देखिए ये जो दोनों स्टेप है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगी और ये स्टेप झिल्ली में होगी, जो मैंने आपको बताया था यहाँ। तो ये आंतरिक झिल्ली और मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के अंदर तो क्या होगा, ये दोनों काम लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्र, इसके सारा काम मैट्रिक्स में है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और फाइनल एटीपी बनने का काम सारा आंतरिक झिल्ली पर होगा। पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो मैंने पूरा आउटलाइन बताया, एनसीईआरटी के तरीके से बताया। एनसीईआरटी इस तरह से दो भाग बना देती है कि पहले तो ऑक्सीडेशन होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण, और 2 स्टेप में ये काम होगा, ये सारा काम मैट्रिक्स में। फिर झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलेगा, तो ये जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर बनेंगे NADH2 FADH2, ये सभी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में आएंगे और इनके इलेक्ट्रॉन से अल्टीमेटली प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। वो सब कैसे बनेगा मैं आगे बताऊंगा। और फिर यहाँ एटीपी बनते हैं ये झिल्ली में। ये बाद का काम है, इस पर ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो पहली स्टेप क्या है, पायरुवेट से लिंक रिएक्शन चलाकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना। 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है, 1 लिंक रिएक्शन में 2 क्रेब्स चक्र। मैंने मोटी मोटी चीजें यही बता दी, ध्यान रखना। अब ये सब चीजें भी आगे फिर आएंगी, आगे देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं लिंक रिएक्शन। इसे लिंक रिएक्शन के साथ साथ गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं। क्रेब चक्र में प्रवेश करने से पहले का काम है उसके गेट पर, तो गेटवे या एसिटाइल कोएंजाइम निर्माण। एनसीईआरटी कहीं भी लिंक रिएक्शन नाम नहीं देती है, वो कहती है एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण, जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, गेटवे रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगी, मैंने आपको पहले बताया। लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल दोनों मैट्रिक्स में होंगी। ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल से जोड़ती है। देखिए 2 मुख्य भाग हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल को जोड़ने का काम करती है ये इक्वेशन, इसीलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन 2 बड़े प्रोसेस को जोड़ती है, लिंक या योजक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम आता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम आता है, जो कई सारे काम करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसकी मदद से पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है और एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। लिंक रिएक्शन का अगर रासायनिक नाम में कहूं तो क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका है, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन लॉस होंगे, और इस हाइड्रोजन को कौन ग्रहण करेगा, NAD+ ग्रहण करके क्या बना देगा, NADH2 बना देता है। तो ये तो हुआ क्या, पायरुवेट का तो ऑक्सीडेशन, इसने हाइड्रोजन मुक्त किए, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो NAD का रिडक्शन इसने ले लिए तो इसका अपचयन हो गया, NADH2 बन गया, और एक CO2, एक कार्बन CO2 के रूप में मुक्त हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। तो 3 कार्बन में से 1 यह निकल गया, 2 कार्बन बचे, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। पूरी चीज भी अभी बता रहे हैं। तो ये जो पूरी लिंक रिएक्शन का रासायनिक नाम क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन, इसी के साथ साथ NAD का रिडक्शन, और CO2 मुक्त हो जाती है, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। दोनों चीजें चलेंगी। ये एक रिएक्शन है जो क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ती है, इसे इसको योजक या लिंक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लिंक रिएक्शन वायवीय श्वसन की वो पहली स्टेप है जहां पर CO2 मुक्त हुई। पहली बार अब CO2 निकली, देखिए यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में कहीं CO2 नहीं निकली थी, यहाँ आकर के एक CO2 निकली है, यहाँ भी समझ में आ गया। पहली रिएक्शन पूछा भी जाता है, लिंक रिएक्शन वायवीय श्वसन की पहली स्टेप जहां पहली CO2 निकलती है वो कौन सी है, लिंक रिएक्शन। ठीक है, इसको जरा हम ढंग से दर्शाएं तो कुछ इस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पर ये है पायरुवेट, 3 कार्बन का कंपाउंड, पायरुविक एसिड लिखा है अगर एनसीईआरटी ने या कहीं भी तो भी सही है। पायरुवेट पायरुविक एसिड एक ही बात है। और ये बना एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 कार्बन का कंपाउंड। यहाँ क्या हुआ, ये कोएंजाइम ए प्रवेश करता है। कोएंजाइम COA का पूरा नाम मैंने इधर लिख रखा है, कोएंजाइम ए है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, PDC कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, ये एंजाइम काम आएगा। ठीक है, और यहाँ एक CO2 मुक्त हुई। ठीक है, NAD ने इसके हाइड्रोजन लेके NADH2 बना और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया।
यहाँ कुछ कोफैक्टर चाहिए, मैग्नीशियम, टीपीपी, लाइपोइक एसिड, इनके बारे में भी बता रहे हैं आगे। तो ग्लाइकोलाइसिस से आया हुआ पायरुविक एसिड एक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हुए और हाइड्रोजन मुक्त करते हुए ये ऑक्सीडाइज हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये कोएंजाइम ए इसमें जुड़ गया और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बना जो क्रेब्स साइकिल में चला जाए। तो ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल को जोड़ा, ये लिंक रिएक्शन, ठीक है। इस लिंक रिएक्शन का एंजाइम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको ध्यान रखनी चाहिए। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक प्रकार से मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कई पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये कहा जाता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है कोशिका का, याद रखना। और इसमें 5 कोफैक्टर की आवश्यकता होती है इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को काम करने के लिए। कोफैक्टर वैसे आपको एंजाइम के साथ पढ़ाया जाता है, एंजाइम के कार्यों में मदद करने के लिए कुछ सहकारक काम आते हैं जिनको हम कोफैक्टर कहते हैं, समझ गए? कोफैक्टर कहते हैं। एक तो इसमें मेटलिक एक्टिवेटर होता है मैग्नीशियम, एक तो मेटल एक्टिवेटर है मैग्नीशियम, बाकी इसके अंदर एक एनएडी है, ये रहा जो NADH2 हाइड्रोजन लेने के लिए एनएडी है। कोएंजाइम ए है जो इसी में जुड़ जाएगा बाद में जाकर। टीपीपी है थायमीन पायरोफॉस्फेट और लाइपोइक एसिड, ये 5 कोफैक्टर हैं। अब इन 5 कोफैक्टर में से एक जो है ये मेटल एक्टिवेटर है, बाकी ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और इन्हें कोएंजाइम कहते हैं। जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एंजाइम के साथ अटैच होते हैं इनको कोएंजाइम भी कहते हैं। तो कोएंजाइम केवल कोएंजाइम ए ही नहीं है, ये भी सारे कोएंजाइम है। ये तो ठीक है कि इसका नाम ही कोएंजाइम ए, बाकी NAD भी कोएंजाइम है, टीपीपी, लाइपोइक एसिड, 4 कोएंजाइम, एक मेटल एक्टिवेटर, मिलाकर 5 कोफैक्टर हैं, याद रखना। 5 कोफैक्टर है, इसमें से एक मेटल एक्टिवेटर है, 4 कोएंजाइम है, NAD, कोएंजाइम ए, टीपीपी और लाइपोइक एसिड, ठीक है। ये सब 5 कोफैक्टर इसमें काम आते हैं, ये मैंने यहां भी लिख रखे हैं, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम, टीपीपी, लाइपोइक एसिड और NAD, ठीक है, इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ है। और ये एंजाइम 3 तरह के कार्य कर रहा है, 3 एक्टिविटी दर्शाता है। सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन मुक्त किए डिहाइड्रोजिनेज, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करवाई डीकार्बोक्सिलेज, समझ में आ रहा है? डी का मतलब है जाना, डिहाइड्रोजनेज हाइड्रोजन निकाले, डीकार्बोक्सिलेज CO2 भी निकाली, और तीसरा है ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये थोड़ा समझने वाले, ये कहां हो रहा है? देखो 3 कार्बन थे, एक CO2 निकल गए, कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन का पायरुविक एसिड, एक कार्बन तो चला गया, 2 कार्बन का जो समूह ये एसिटाइल समूह होता है। अब पायरुवेट का ये एसिटाइल समूह किसको ट्रांसफर किया हमने? कोएंजाइम ए को, तभी तो क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये ट्रांस एसिटाइलेज मतलब एसिटाइल समूह का ट्रांसफर करता है, ट्रांस एसिटाइल। तो पायरुवेट का जो एसिटाइल समूह है इसको कोएंजाइम को स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, इसलिए ट्रांस एसिटाइलेज हो रहा है। या देखने पे समझ में आएगा। तो ये 2 तो इजी है, डिहाइड्रोजनेज, डीकार्बोक्सिलेज। तो ये पूरा जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये 3 प्रकार के कार्य कर रहा है, डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी, डीकार्बोक्सिलेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज एक्टिविटी। इसमें क्या है, ध्यान रखने वाली बात है, पायरुवेट के 2 कार्बन, एक तो CO2 ग्रुप में निकल गया, 2 कार्बन का मतलब है एसिटाइल समूह, 2 कार्बन को कोएंजाइम ए को ट्रांसफर करता है, इसलिए इसे ट्रांस एसिटाइलेज कहते हैं। पायरुवेट के 2 कार्बन या एसिटाइल समूह को कोएंजाइम ए को ट्रांसफर करता है तो ट्रांस एसिटाइलेज कहा जाएगा। 3 एक्टिविटी दर्शाता है। तो ये पूरी लिंक रिएक्शन है, ठीक है, कोई बहुत लंबा चौड़ा पाथवे नहीं है, ये सीधी सीधी रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ रही है और पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल रहा है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड यही निकला, एक NAD ने हाइड्रोजन लेके NADH2 बना, ये NADH2 हमारे काम आएगा। ये जितने हाइड्रोजन ग्राहक हैं ये सब के सब बाद में ETS में ATP बनाएंगे अपने, ठीक है। और ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, ये जो है ये NADH2 कहाँ चला जाएगा? ETS में, और ETS में जाकर के ये ATP निर्माण करेगा। तो ये मैं आगे बाद में वापस इसको एक बार याद दिलाऊंगा आपको, ये वहां जाकर ATP बनाएगा। तो अपने को यहाँ भी इससे ऊर्जा मिलेगी जो ATP आगे जाके बनी, ठीक है। और 5 कोफैक्टर ध्यान रखने, कोएंजाइम कितने इसमें से? 4 है ऑर्गेनिक और एक मेटल एक्टिवेटर है इनऑर्गेनिक। ओके, 3 एक्टिविटी दर्शा रहा, डिहाइड्रोजनेज, डीकार्बोक्सिलेज, ट्रांस एसिटाइलेज।
लार्जेस्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये लिंक रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन की एक दो चीजें और ध्यान रख लें। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पाइरुवेट बने थे? 2 पाइरुवेट बने। मतलब जो मैंने ये लिंक रिएक्शन आपको बताई है तो एक पाइरुवेट की बताइए। ग्लाइकोलाइसिस में कितने पाइरुवेट बने थे? 2। तो सब चीज डबल हो जाएगी। 2 पाइरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 2 CO2 निकलेगी, 2 NADH2 बनेंगे, सब कुछ डबल हो जाएगा। 2 बार चलेगी। 2 पाइरुविक एसिड होने की वजह से लिंक रिएक्शन 2 बार होगी। वही लिखा हमने, लिंक रिएक्शन 2 बार चलती है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बनते हैं। ये याद रखने के लिए बीच बीच में बताता चलूंगा मैं। अब ग्लाइकोलाइसिस तो एक हुआ, लेकिन चूंकि पाइरुवेट 2 बने तो 2 लिंक रिएक्शन चलेगी समानांतर, यूं मान लीजिए। ठीक है, तो हमें हर चीज डबल करनी रहेगी। लास्ट में गिनेंगे इन सबको। अच्छा, अब यहाँ एक चीज काम की देखिए, ये थोड़ा सा हम और इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि लिंक रिएक्शन में बना क्या? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी या सेल के मेटाबॉलिज्म में एसिटाइल कोएंजाइम ए की बड़ी इंपॉर्टेंस है। एसिटाइल कोएंजाइम एक ऐसा साधारण सिंपल सा मॉलिक्यूल है जिससे आप कई सारी मेटाबॉलिक पाथवे को जोड़ सकते हो। कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म में एसिटाइल कोएंजाइम ए एक ऐसा चौराहा है जहां से आप कई जगह जा सकते हो, वहां से कई अलग अलग रास्ते निकल रहे हैं। आप कई प्रकार के अलग अलग मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को एसिटाइल कोएंजाइम से जोड़ सकते हो क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे में बनता है, श्वसन में भी बनता है। इसलिए हमने आपको कहा था श्वसन एक एम्फीबोलिक पाथवे है और संश्लेषण और दूसरी जगह काम आता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम का यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप देखिए, हमने आपको कहा था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्रियाधार जो है, वैसे तो कहा था सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट काम आएगा, लेकिन कम होने पर फिर वसा काम आता है, और ये दोनों ही कम हो तो फिर अंततः प्रोटीन भी काम में लेना पड़ जाता है। तो सबस्ट्रेट जो है, अब देखो ऐसा नहीं है कि हर किसी सबस्ट्रेट से आप ग्लाइकोलाइसिस करोगे ना। जब आपका सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, जब आप ग्लूकोज यूज कर रहे हो तब ना ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। वसा होगा तो शुरुआत अलग होगी, प्रोटीन की शुरुआत और अलग है। तो श्वसन में हमारा क्रियाधार क्या है? शुरुआत क्रियाधार के आधार पर है। कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत अलग तरीके से है, फैट से अलग तरीके से, प्रोटीन से अलग तरीके से। शुरू सब अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन एक न एक जगह आकर के सबकी प्रक्रिया फिर सेम हो जाती है। अंत सबका एक जैसा ही है। मैंने एक बड़ा चार्ट बनाया है, ये एनसीईआरटी ने थोड़ा आगे दिया है, हम बाद में भी समझेंगे, लेकिन आप देखिए ये मैंने काम की बात लिखी, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसिटाइल कोएंजाइम में अत्यंत महत्वपूर्ण लिंकिंग मॉलिक्यूल है, कई जोड़ने वाला मॉलिक्यूल जो कई मेटाबॉलिक पाथवे को आपस में जोड़ता है। इसलिए इसकी महत्ता बहुत है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, मैंने 3 क्रियाधार लिख रखे हैं। किस तरह से सारा कार्य हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट अगर है तो वास्तव में क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, अब ग्लूकोज से हम पहले कार्बोहाइड्रेट को अगर क्रियाधार के रूप में ले रहे हैं तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, अभी हमने पढ़ा ये प्रोसेस क्या था? ग्लाइकोलाइसिस। फिर पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, तो इसी को अभी मैंने क्या बोला? लिंक रिएक्शन। और एसिटाइल कोएंजाइम किस में चला जाएगा? अंत में क्रेब्स चक्र में। और क्रेब्स चक्र के साथ ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लगा रहेगा साथ साथ। ये सारा कार्बोहाइड्रेट का रास्ता है ऑक्सीडाइज होने का, और जगह जगह जो ऊर्जा निकल रही है NADH2, ATP, ये सब बन रहे हैं। अब अगर मान लो फैट हमारा क्रियाधार हो तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। फैट 2 चीजों से मिलकर बना है, ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड। ग्लिसरॉल 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है, और इससे जुड़ी रहती है कम से कम 1 या ज्यादा से ज्यादा 3 फैटी एसिड श्रृंखलाएं। ये फैटी एसिड श्रृंखलाएं कार्बन श्रृंखलाएं हैं जिसमें सम संख्या में कार्बन होते हैं। फैटी एसिड श्रृंखलाएं जो होती है इसमें सम संख्या में कार्बन होते हैं, इवन नंबर में 4, 6, 8 सम संख्या में कार्बन होते हैं। ठीक है, अब फैट क्या करता है? इसमें फैटी एसिड महत्वपूर्ण है, ये भाग, क्योंकि कार्बन इसमें ज्यादा है ना, इसमें तो खाली एक मॉलिक्यूल है, इससे ये जुड़े हुए श्रृंखलाएं। ग्लिसरॉल का ये मॉलिक्यूल तो पाइरुवेट में बदल दिया जाता है और ये यहां से श्वसन में भाग ले लेगा। ग्लिसरॉल से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स चक्र। अब ये नहीं चलेगा ग्लाइकोलाइसिस,
इधर देखो फैटी एसिड क्या करता है, इसका होता है बीटा ऑक्सीकरण। ये भी एक चक्रीय बात है जिसको हम सेल के अंदर भी पढ़ाते हैं कई बार, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, इसको ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल या बीटा ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, हर बार एक ऑक्सीडेशन होगा, बीटा कार्बन टूटता है। बीटा कार्बन मतलब दूसरे नंबर का कार्बन, अल्फा पहला बीटा दूसरा। तो इस बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड लंबी श्रृंखला है, मान लो 12 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 12, 14, 16 इस तरह की बड़े बड़े श्रृंखलाएं होती है। एक बार बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, बीटा कार्बन टूटा, यानी कि 2 कार्बन निकल गए। ठीक है, 2 कार्बन निकले और उन 2 कार्बन से बन गया 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम। अगर मान लो यहाँ 12 कार्बन की श्रृंखला है तो 2 तोड़ेंगे तो कितने, 6 एसिटाइल कोएंजाइम बन गए। 14 कार्बन की श्रृंखला है, 7 एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे। हमने कहा था वसा से ऊर्जा ज्यादा मिलती है। ग्लूकोज से कितने एसिटाइल कोएंजाइम मिलते हैं, 2। एक फैटी एसिड से आपको बहुत सारे एसिटाइल कोएंजाइम मिलेंगे और हर एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स चक्र में जाएगा, एटीपी बनाएगा। तो आप देखिए इससे कितने एटीपी बने, इसीलिए तो वसा में ज्यादा ऊर्जा बनती है, क्योंकि यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ज्यादा बनेगी। क्योंकि यहाँ पर फैटी एसिड की श्रृंखला बहुत लंबी, कार्बन श्रृंखला लंबी है, 14, 16, 18 इस तरह के सम संख्या में, और 2 करके जोड़ेंगे, 2 करके तोड़ेंगे और हर 2 कार्बन से एक एसिटाइल कोएंजाइम बना लेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन टूटता है। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए वसा का कैसे इस्तेमाल होगा। ये भी देखो यहीं आकर के वापस कॉमन हो गया पाथवे, ये इधर से चल रहा है, ये यहाँ आकर के मिला इसमें। अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन वैसे भी कम ही काम आता है। प्रोटीन किसका बना हुआ है, अमीनो अम्ल का, और तरह तरह के अमीनो एसिड है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड की प्रकृति अलग अलग तरह की। कुछ अमीनो एसिड जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ से श्वसन में चालू हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं, वो यहाँ से श्वसन में आ जाते हैं अंदर। और कुछ ऐसे हैं जो और भी अलग उत्पाद बनाते हैं, जो क्रेब्स साइकिल में सीधा एंटर करते हैं। क्रेब्स साइकिल के जो मध्यवर्ती उत्पाद हैं वो डायरेक्ट अमीनो एसिड से बन जाते हैं, तो वो क्रेब्स साइकिल से शुरू करते हैं। तो प्रोटीन के अमीनो अम्ल अलग अलग जगहों पर ये श्वसन की क्रिया में शामिल हो जाते हैं। कोई पायरुवेट की जगह शामिल होता है, कोई एसिटाइल कोएंजाइम और कोई सीधा क्रेब्स साइकिल। लेकिन आप देखिए, चाहे आप यहाँ से शुरू करें, चाहे इधर से आए, चाहे उधर से आए, कहीं ना कहीं आकर के तो मिल ही रहे ना। और ज्यादातर केस में आप एसिटाइल कोएंजाइम ए पर तक तो सभी आ जाते हैं। ये तो बहुत कम केसेस हैं जो सीधे क्रेब्स साइकिल में जा रहे हैं, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स चक्र, अर्थात एसिटाइल कोएंजाइम ए और उसके आगे का जो भाग है क्रेब्स साइकिल, आप देखो तीनों प्रकार के श्वसनीय क्रियाधार के लिए कॉमन हो गया। चाहे यहाँ से शुरू करो, इससे करो, उससे करो, क्रेब्स साइकिल तो होनी होनी है। इवन एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनना ही बनना है और क्रेब्स साइकिल भी होनी होनी। तो ये पूरा का पूरा हमने एक लिंक बताया कि अलग अलग प्रकार के श्वसनीय क्रियाधार श्वसन कैसे आरंभ करेंगे और कैसे जाकर कहां मिलेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआत सबकी अलग अलग है, लेकिन सब आगे चलकर कहीं ना कहीं कॉमन हो जाते हैं। ज्यादातर केस में एसिटाइल कोएंजाइम ए पे कॉमन होते हैं और फिर उससे आगे कॉमन ही चलता है पाथवे। इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम को बड़ा महत्वपूर्ण लिंकिंग मॉलिक्यूल कहा गया है। ये ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये मैंने लिंक रिएक्शन के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं क्रेब्स साइकिल। जो हमारा पहला भाग था, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, जहां मैंने आपको एनसीईआरटी के ही शब्दों में 2 भाग लिखे थे वायवीय श्वसन के। वायवीय श्वसन का आज हम पढ़ रहे पहला भाग। पहले भाग का भी पहला भाग क्या था, लिंक रिएक्शन, वो हो चुकी हमारी। अब इसी पहले भाग का दूसरा भाग लेंगे, क्रेब्स चक्र। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ निकाल ली, बाकी 2 भी यहाँ निकलेगी। अब आएगा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो अगला भाग लेते हैं क्रेब्स साइकिल। ये आ गया। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जिसके कुछ अन्य नाम भी हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल भी कहते हैं। एक्चुअली क्रेब्स साइकिल को क्रेब साइकिल क्यों कह रहे? क्रेब का मतलब वो केकड़े से नहीं है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, हेंस क्रेब। सर हेंस क्रेब ने कबूतर की मांसपेशियों की कोशिकाओं में पहली बार इस चक्र की खोज करी। इसे क्रेब साइकिल उन्हीं के नाम से कहते हैं। हेंस क्रेब ने 1937 में कबूतर की मांसपेशियों में इसकी खोज की, तो इन वैज्ञानिक के नाम से इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। समझ गए? इस क्रेब साइकिल का पहला स्थायी उत्पाद बनता है 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। वो आगे बताऊंगा कैसे। क्योंकि पहला स्थायी उत्पाद सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। पहला स्थायी उत्पाद सिट्रिक एसिड बनता है, तो दूसरा नाम इसका सिट्रिक एसिड साइकिल इसीलिए बोलते हैं।
अच्छा, इस क्रेब्स साइकिल में कई तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं और इन एसिड में 3-3 कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होते हैं। इस चक्र में कई मध्यवर्ती उत्पादों में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो ना, COOH समूह। तो जो मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं उनमें 3-3 कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है और इसीलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल कहते हैं। TCA का पूरा नाम क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये तीनों नाम इसकी क्यों रखे गए मैंने शुरुआत में बता दिया। क्रेब्स साइकिल इनके खोजकर्ता के नाम के आधार पर है, हेंस क्रेब के नाम से क्रेब्स साइकिल है। पहला स्थायी उत्पाद सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। इस साइकिल के अंदर कई ऐसे मध्यवर्ती उत्पाद हैं जिनमें 3-3 कार्बोक्सिलिक एसिड समूह रहेंगे, इसलिए इन्हें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, TCA। ये ध्यान रखना। ओके, अब देखिए ये कहाँ होती है, किस तरह से चलती है, इसी पर बात करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि वायवीय श्वसन का ये भाग माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलेगा क्योंकि एंजाइम वही होते हैं। ठीक है, तो ये चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होगा क्योंकि इसके लगभग सारे एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब मैंने यहाँ लगभग और लगा दिया, क्यों लगाया भाई? तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलेगी क्योंकि एंजाइम सारे मैट्रिक्स में होते हैं। सारे हैं लेकिन लगभग इसलिए क्योंकि एक एंजाइम इसका ऐसा है जो मैट्रिक्स में न होकर आंतरिक झिल्ली पर होता है और ये पूछा गया है, याद रखना है। एक एंजाइम कौन सा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है, इसलिए पूछा जाता है। ये एक अलग है इसकी जगह। तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के सारे क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में है। एक एंजाइम उसका आंतरिक झिल्ली पर होता है और वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, इसलिए ये अलग से इसकी लोकेशन अलग है, बाकी सारे एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया वही मैंने वापस लिखा है। क्रेब चक्र कंप्लीट ऑक्सीडेशन, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या प्रोटीन हो, किसी भी क्रियाधार से शुरू करो, क्रेब चक्र सब में कॉमन है यदि श्वसन एरोबिक है तो। मतलब अवायवीय श्वसन में नहीं होता। वायवीय श्वसन अगर है फिर चाहे आप किसी भी क्रियाधार से शुरू करो, किसी भी सबस्ट्रेट से शुरू करो, क्रेब साइकिल जरूर होगी। तो क्रेब साइकिल कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण का कॉमन पाथवे है। पूर्ण ऑक्सीकरण लिख दिया हमने। पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ? वायवीय श्वसन। अगर वायवीय श्वसन है तो क्रेब साइकिल जरूर होगी, चाहे कार्बोहाइड्रेट से शुरू करो, चाहे वसा से, चाहे प्रोटीन से। ये बात आपको ये इस वाले भाग में बताई भी गई है कि क्रेब साइकिल देखो सब तरफ से कॉमन है, तो ये कॉमन पाथवे रहता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस किस में कॉमन था? ग्लाइकोलाइसिस वायवीय अवायवीय में कॉमन था। क्रेब साइकिल किस में कॉमन है? समस्त श्वसनीय क्रियाधारों में क्रेब साइकिल कॉमन है अगर श्वसन वायवीय है तो। बातें याद रखना, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है लेकिन बड़े काम के हैं। ठीक है, तो क्रेब साइकिल की ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हमने बताई आपको। अब हम आते हैं क्रेब साइकिल पर। पहले एक बार पूरा चक्र समझ लें, चक्र को याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने भी दिया है, एनसीईआरटी ने थोड़ी बहुत स्टेप गायब करके आसान करने की कोशिश की है लेकिन आप पूरा भी ध्यान रख सकते हो। जैसे ग्लाइकोलाइसिस एक रेखीय 10 स्टेप का पाथवे है, 10 स्टेप की श्रृंखलाबद्ध ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स हैं, लगभग 10 स्टेप की ही क्रेब साइकिल है लेकिन ये चक्र में है, मतलब वापस घूम के वहीं आएंगे। ग्लाइकोलाइसिस चक्र नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसमें देखिए इसके मेन सारे प्रोडक्ट लिख रखे हैं, कहा किस स्टेप में क्या हो रहा है। एक एक बार जरा इसको समझ लें, 2 बार समझ लेंगे लेकिन पूरा याद रखेंगे। ठीक है, याद कैसे रखना है कोशिश करेंगे, तरीका भी बताऊंगा। शुरुआत इसकी होती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। ठीक है, OAA याद करो, C4 चक्र में भी था ये। बहुत सारी चीजें फोटोसिंथेसिस श्वसन की उत्पादों में मिलेगी आपको कॉमन। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का एक एसिड है, ये शुरू करता है काम। आरंभिक पदार्थ ये है। अब लिंक रिएक्शन से क्या बन के आया? एसिटाइल कोएंजाइम ये प्रवेश करेगा क्रेब चक्र में और जाते ही सबसे पहले किससे जुड़ेगा? लेने वाला कौन? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंस होगा, संघनन। ठीक है, ये जुड़ेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा और कोएंजाइम ए जो लगा था एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ये कोएंजाइम ए निकल गया बाहर, ये निकल गया और इसके 2 कार्बन इसमें जुड़ गए। एंजाइम सिट्रेट सिंथेज
और बन गया सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का कंपाउंड। ये पहली स्टेप हुई। पहला स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल। 6 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट, 6 कार्बन कहां से आ गए? 4 तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के और 4 एसिटाइल, 2 एसिटाइल कोएंजाइम के। तो यहां से शुरुआत हुई पहली स्टेप। एंजाइम सिट्रिक एसिड बना है तो सिट्रेट, एंजाइम याद रखना बहुत आसान है। सिट्रिक एसिड सिंथेसाइज हुआ है, सिट्रेट सिंथेस। अब सिट्रिक एसिड अपने एक आइसोमर में बदलता है आइसोसिट्रिक एसिड। एनसीईआरटी इस सिट्रिक एसिड से सीधा आइसोसिट्रिक एसिड पर कूद जाता है। वैसे ये स्टेप बीच की जो है इतनी महत्वपूर्ण है भी नहीं। एक ही एंजाइम में एकोनिटेज, देखो एकोनिटेज एकोनिटेज, ये क्या होता है? थोड़ा रीअरेंजमेंट होता है। 2 स्टेप में काम हो रहा है। सिट्रिक एसिड से पहली बार में तो वाटर निकला और अगली स्टेप में वाटर जुड़ा। एक बार जल काणु निकाला और दूसरा जोड़ा है, तो इस दौरान क्या हुआ? इसमें रीअरेंजमेंट हुआ। तो जब निकाला तो सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बना और तुरंत ही वापस वाटर जोड़ करके वही एंजाइम एकोनिटेज इसको क्या बना देगा? आइसोसिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, ये इसका आइसोमर है। एंजाइम दोनों में वही एकोनिटेज, आयरन कंपाउंड चाहिए इसका कोफैक्टर के रूप में। ठीक है, एक बार वाटर निकलेगा, एक बार जुड़ेगा। तो ये सिस एकोनिटिक एसिड आपको कई बार दिखाया नहीं जाता, डायरेक्ट दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये बीच में बनता है, ध्यान रखना। ये भी 6 कार्बन का है। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड भी 6 कार्बन का है। यहां तक पहुंच गए अपन, आइसोसिट्रिक एसिड बना। अब यहां से हमारा ऊर्जा निर्माण या यूं कहें काम की चीजें शुरू होती हैं। आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, ये हाइड्रोजन मुक्त करता है। हमने कहा ना कि जगह जगह ये हाइड्रोजन निकालेगा और हाइड्रोजन लेने वाले तैयार बैठे हैं। अब ये अपना हाइड्रोजन मुक्त करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, आइसोसिट्रिक एसिड से बनेगा ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। ठीक है, अब क्या कई जगह ये एसिड एसिड नहीं लिखा है, आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट, तो भी बात वही है, एसिड लिखो चाहे ना लिखो। तो इसका क्या हुआ? हाइड्रोजन मुक्त हुए। अब देखो NAD, तीर का निशान ध्यान से देखना, इधर गया हाइड्रोजन लिए, इधर आ गया, ये बन गया NADH2। इसने, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसने हाइड्रोजन मुक्त किए। क्योंकि हाइड्रोजन मुक्त किए तो एंजाइम क्या रहेगा? डीहाइड्रोजिनेस। याद रखने का तरीका, हाइड्रोजन निकल रहा है, डीहाइड्रोजिनेस, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, डीकार्बोक्सिलेज। तो डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम, पूरा वो लिखोगे तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस बोल दो। ये NADH2 बना और ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड बन गया। कार्बन में कमी आई क्या? ना, 6 कार्बन चल रहे। देखो यहां तक तो 6 कार्बन, और ये जितने 6 कार्बन वाले सभी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए तो TCA साइकिल कहते हैं इसको। अब पहली बार यहाँ एक CO2 निकाली जाएगी और अगली स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन। डीहाइड्रोजिनेशन हुआ, हाइड्रोजन निकाला, अब डीकार्बोक्सिलेशन, इसलिए एंजाइम क्या आ गया? डीकार्बोक्सिलेज। एक CO2 निकली, 6 कार्बन का कंपाउंड 5 कार्बन के कंपाउंड में बदला, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड, एक कार्बन निकल गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे बताऊंगा मैं भी। फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में एक बार और डीकार्बोक्सिलेशन, तो एक और CO2 निकलेगी, 5 कार्बन से ले जाएंगे 4 कार्बन। लेकिन इस बार CO2 निकलने के साथ साथ कुछ काम और हो रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन भी निकल रहे हैं, तो यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और डीहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है। डीहाइड्रोजनेशन हो रहा मतलब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये हाइड्रोजन निकालेगा, NAD उस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो NAD का अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया, डीहाइड्रोजनेशन। तो डीहाइड्रोजनेशन भी है और डीकार्बोक्सिलेशन भी है। इस अभिक्रिया को इसलिए बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? अपन तो सबस्ट्रेट के नाम से बोलेंगे ना, तो सबस्ट्रेट कौन है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, इसका हुआ ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, CO2 भी निकल गई, 4 कार्बन का कंपाउंड बना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यानी कि यहां कोएंजाइम ए भी आए। बहुत सारी ये स्टेप पूरी लिंक रिएक्शन जैसी, आप देख लो। वहां पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, NAD से NADH2, CO2 निकला, कोएंजाइम ए जुड़ा, सब कुछ वही हो रहा है, अभी बताऊंगा और आगे। तो यहां देखो एक NADH2 बना, एक CO2 निकली, कोएंजाइम ए जोड़ा गया और पूरा एंजाइम का नाम क्या रहेगा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। जैसे वहां था ना पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, लिंक रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत कुछ लिंक रिएक्शन जैसी ही है, और यहां 2 काम एक साथ हुए, ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का, ठीक है, और डीकार्बोक्सिलेशन भी इसी का। तो इसलिए 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम जोड़ दिया। ठीक है,
तो सारा काम हुआ डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस में, और देखिए 2 CO2 निकल गई यहाँ। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए ने इस चक्र में जो 2 CO2 अंदर डाली वो यहाँ निकाल दी हमने, और हमने बना दिया 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब ये 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में रीजनरेट होगा वापस, ताकि इस चक्र को वो मारना भी पड़ेगा वापस। ठीक है, अभी तक देखो एक NADH2 यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, 2 CO2 भी निकल गई अपनी। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हटाता है, कोएंजाइम ए निकालेगा। ठीक है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होगा, वाटर यूज होगा, ये कोएंजाइम ए निकला, जल का अणु यूज हुआ, फॉस्फेट यूज हुआ, और थायोकाइनेज की उपस्थिति में काइनेज आ गया। फिर से काइनेज याद करो कब आता है, जहां कहीं ATP का संबंधित काम हो। थायोकाइनेज की प्रेजेंस में ये फॉस्फेट जो है, यहाँ जो ऊर्जा होती है, इसको GDP से GTP बनाने में, देखो यूं आके यूं बन रहा है तो GTP बन रहा है, ATP नहीं बना। ये विशेष बात है, इस पर और जानकारी आगे दूंगा, लेकिन अभी याद रखना है कि ये थायोकाइनेज एंजाइम फॉस्फेट लेकर के इस ऊर्जा को GDP से GTP बनाने में काम कर। तो मुझे इस फॉस्फेट को इससे जोड़ देता, क्योंकि अच्छी खासी ऊर्जा निकल रही थी, ये एनर्जी यहाँ काम आ जाती। और कोएंजाइम ए निकल आता है, वाटर जुड़ता है, थायोकाइनेज एंजाइम है, बिना किसी प्रोटॉन ग्रेडियंट के एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में जो ऊर्जा निकल रही, उसी से हमने GTP बना दिया। GTP और ATP समतुल्य है, तो GTP बने ATP बने एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये GTP बना है, वास्तव में ये ATP ही है, यूं समझ लो, और बिना प्रोटॉन ग्रेडियंट के बना है डायरेक्ट, और जो डायरेक्ट बनता है उसको बोलते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो मैंने ग्लाइकोलाइसिस में भी बताया था, वहां भी बने थे ना ATP। तो ये जो GTP बन रहा है ये है SLP रिएक्शन। याद रखना, पूरे केल्विन चक्र में एक ही SLP होता है, डायरेक्ट ATP, डायरेक्ट GTP बन गया, ATP भी कह सकते हो। ठीक है, और कोएंजाइम में निकल गया तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बन गया, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, अब सक्सिनिक एसिड एक बार और ऑक्सीडाइज होगा, सक्सिनिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर के बनेगा फ्यूमेरिक एसिड में। ठीक है, इस दौरान ये अपने और हाइड्रोजन निकालेगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है, हाइड्रोजन लेने वाला कौन तैयार है, अब यहां देखो मैंने अलग रंग से लिखा है FAD तैयार है। ये रिएक्शन जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इस कार्य को कर रहा है, और यहां हाइड्रोजन ग्रहण करता कौन है, FAD है, FADH2 बनेगा। और ये कहां होता है ये एंजाइम, याद कीजिए, ये आंतरिक झिल्ली पर है। तो ये रिएक्शन कहां हो रही है, झिल्ली पर हो रही है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम झिल्ली पर बताया था। तो ये सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण, जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ FAD से FADH2 का जो रिडक्शन हो रहा है, ये काम झिल्ली पर हो रहा है, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब कार्बन की संख्या में कमी नहीं आएगी, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, अब इसके बाद में फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल लेता है और मेलिक एसिड बन जाता है फ्यूमरेज एंजाइम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है इसी। और फिर मेलिक एसिड अंत में एक बार और ऑक्सीडाइज होता है, और वो एक NAD को NADH2 में रिडक्शन करता है, खुद ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना देता है, और अब NADH2 बनाए तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जहां भी NADH2 FADH2 बने, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम देख लो, यहाँ बना है डिहाइड्रोजनेज, यहाँ बना है डिहाइड्रोजनेज, FAD में भी डिहाइड्रोजनेज FADH2, और ये डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, और जहां CO2 निकली डिकार्बोक्सिलेज, ये तो दोनों साथ में हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है। ठीक है, काइनेज का काम आता है जहां ATP या GTP का यूज है तो थायोकाइनेज। तो एंजाइम याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिट्रेट बना तो सिट्रेट सिंथेटेज, बस। ठीक है, इस तरह से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया, फिर से ये चक्र फिर घूम जाएगा। तो इस तरह से लगभग 10 स्टेप होती है। हालांकि NCERT ने जैसे ये वाली स्टेप नहीं दी है, ये मेलिक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड की यहाँ बीच में स्टेप्स कम दिए, उन्होंने डायरेक्ट बना दिया है, थोड़ा कम करने की कोशिश की है। तो जब हमें NCERT की स्टेप याद रखनी, उसमें 1-2 स्टेप ही अतिरिक्त है, पूरी चक्र ध्यान रख लें, ज्यादा बेहतर रहता है। अब NCERT ने क्या करा है, आइसोसिट्रिक ऑक्सैलो, ये वाला भी एक साथ बता दिया, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड, इसमें NADHCO2 एक साथ निकाल रखा, बीच का ये ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड खा गए, तो एक स्टेप यहाँ कम कर दी, एक यहाँ कम कर दी, एक इधर कम कर दी, ऐसे कुछ कम कर दिए, मैं अभी बताऊंगा अभी सही। लेकिन ये पूरी स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप है, पूरी याद रखो, ज्यादा बेटर है। एंजाइम बड़े इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो आप लिखोगे वैसे ध्यान हो जाएगा। अब यहाँ पूरा एकोनिटेज है, फिर तो डिहाइड्रोजनेज, डिकार्बोक्सिलेज था, फिर वही जा रहे सारे वैसे एंजाइम। ठीक है, तो करीब 10 स्टेप होती है, इसमें भी देख लो। पहली स्टेप
दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। ठीक है, ये पूरा सिट्रिक एसिड साइकिल हुआ, यानी कि क्रेब्स साइकिल। आप देखिए एक एसिटाइल कोएंजाइम में घूम के पूरा यहाँ तक आ गया, उसकी दोनों कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल गई, दोनों कार्बन लाया था, दोनों निकाल दिए। बट इस ऊर्जा से हमने कितने NADH2 बना लिए? 1 2 3, 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP। ठीक है, ये डायरेक्ट बन गए। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितना हुआ? 1। डिहाइड्रोजनेशन कितने हुए? तो 1 2 3 और 4। डिहाइड्रोजनेशन होने का मतलब है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कितने हुए हैं? 4। सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ तभी तो NAD का रिडक्शन हुआ ना, तो 4 हो गए। कितनी जगह CO2 निकली? 2 जगह, 2 जगह डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। ये कुछ चीजें जो पूछी जाती हैं, बहुत आसानी से ध्यान रखी जा सकती है। ठीक है, जल्दी से एक बार और घुमा के देख लें क्या हुआ। लिंक रिएक्शन से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम में। अब NCERT ने क्या कर रखा है कि यहीं ऊपर ही लिंक रिएक्शन भी दे दी है। लिंक रिएक्शन क्रेब चक्र का भाग नहीं है। ठीक है, ये जो है ये भले आप चाहो तो अलग से दिखा देते हैं, NCERT में भी दिखा रखा है कि भाई ये पाइरुवेट और पाइरुवेट से क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम। ये लिंक रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन इस लिंक रिएक्शन को NCERT ने जरूर इसके ऊपर ही दिखा रखी है, लेकिन ये इसका भाग नहीं होती। तो एसिटाइल कोएंजाइम में का 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन के ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से जुड़ता है, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनता है। ये एक तरह की संघनन प्रक्रिया है, H2O काम आता है, इसका कोएंजाइम निकल जाता है। सिट्रिक एसिड आइसोमराइज होता है आइसोसिट्रिक एसिड में एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से। आयरन इसका कोफैक्टर है। एक बार इसमें मध्यवर्ती, एक बार वाटर निकल के पहले सिस एकोनिटिक एसिड बनता है, फिर वाटर यूज होकर के आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। दोनों में एक ही एंजाइम काम आता है। अब आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में, या डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम आएगा, मैंगनीज इसका कोफैक्टर होता है और एक NADH2 यहाँ बन जाता है। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और एक CO2 निकल के 5 कार्बन का कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है। NCERT ने ये दोनों काम एक साथ ही दिखा रखे हैं। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में दोनों चीजें एक साथ होती हैं। देखो ये जो यहाँ 2 हुई है वही दोनों वापस हो रही है। अब ये सारा एक साथ ही हो रहा है, यहाँ डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, यानी कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और NAD रिड्यूस हो रहा है, साथ में CO2 भी निकल रही है और एक कोएंजाइम जुड़ रहा है। बिल्कुल लिंक रिएक्शन के समान रिएक्शन है और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से 4 कार्बन का सक्सेनाइल कोएंजाइम A बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, ये बना सक्सेनाइल कोएंजाइम A एक फास्फेट से GDP से GTP बनाता है और ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन करता है, एक GTP बनता है जो एक ATP के तुल्य है, या थायोकाइनेज एंजाइम काम आएगा। फिर सक्सेनिक एसिड फिर से एक बार ऑक्सीडाइज होकर फ्यूमेरिक एसिड बनाएगा और ये इस बार FAD को रिड्यूस करेगा, सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा और ये रिएक्शन झिल्ली पर होगी, आंतरिक झिल्ली पर। फिर फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा वाटर यूज करके, और मैलिक एसिड का अंत में एक बार और ऑक्सीडेशन जो वो NAD को रिड्यूस करेगा NADH2 में और 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाएगा और ये चक्र पूरा इसी तरह से फिर से घूम जाता है। आगे बात समझ में? इस तरह से आपको पूरी स्टेप ध्यान रखनी है, किस किस स्टेप में क्या क्या चीजें हमें मिली हैं वो ध्यान रखना है और 2-3 बार अच्छे से लिख लो, बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके लिए उत्पाद का क्रम ध्यान रखना है। अच्छा, इसके लिए अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं ऐसे ही, जैसे देखो आप यूं ध्यान रखो, सिस IOK सस फॉर्म O। अब इसका कोई अर्थ कुछ नहीं है, अपने को तो क्रम याद रखना है। ठीक है, सिस IOK सस फॉर्म O। ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप चाहो तो इसको हिंदी में लिख लो। ठीक है, सिस IOK सस फॉर्म O। ये ऐसे ध्यान रखना। अब कैसे क्या रहा है इसमें देखो, सिस IOK मतलब क्या हुआ, C फॉर सिट्रिक एसिड, सिस लिखा है ना, ये सिस एकोनिटिक एसिड, मैंने तो इसको भी लिया है शामिल, सारे लिखे हैं। C सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, I क्या है आइसोसिट्रिक एसिड, O क्या है ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, K क्या है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है। फिर सस,
तो एक स किसके लिए है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, दूसरा स सक्सिनिक एसिड। फॉर्माओ, फॉ क्या है, फ्यूमेरिक एसिड, म क्या है, मेलिक एसिड, और ओ क्या है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। सिस आईओके सस फॉर्माओ, सिस आईओके सस फॉर्माओ, ऐसे याद रख लो, ठीक है, आराम से लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख लो वही सिस। अब इस सिस में क्या दोनों आ गई है, सिस सिट्रिक एसिड एंड सिस एकोनिटिक एसिड। आई आइसोसिट्रिक एसिड, ओ ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, के अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सस तो स क्या आ गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ फ्यूमेरिक एसिड, म मेलिक एसिड, ओ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, सिस आई ओ के सस फॉर्माओ। इससे आप इनकी स्टेप ध्यान रख लोगे, और बाकी तो फिर आपको दो चार चीजें और ध्यान रखनी, कहाँ कहाँ NADH2 बन रहा है, कहाँ कहाँ CO2 निकल रही है, कहाँ FADH2 और कहाँ GTP बन रहा है, सारी चीजें इस चक्र के साथ ही समझ में आ सकती है, ठीक है। अब इसमें जितने भी ये NADH2 FADH2 बने हैं, ये सब यहां से ही साथ में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जुड़ता है, ये उसमें चले जाते हैं, ठीक है, ये सब उसमें चले जाएंगे और वहां फिर ये ATP का उत्पादन करेंगे। और एक GTP डायरेक्ट बना है, ये ध्यान रखना कि ये GTP जो होता है ये एक कपल्ड रिएक्शन दर्शाता है, और ये साथ साथ में ही क्या करता है, ADP से ATP बना देता है। ये मैं वैसे अलग से बताने वाला था, पहले तो GDP से GTP बना, फिर ये GTP क्या करता है, अपने फास्फेट को ADP को दे देता है और ADP ATP बनता है। जंतुओं की कोशिकाओं में GTP बनता है, पौधों में तो बनता ही ATP है यहाँ, ठीक है। अब देखो अपन चैप्टर पढ़ रहे पौधों में शोषण, तो कायदे से यहाँ GTP ना आकर के ATP आना चाहिए, पौधों में ATP बनता है इस जगह, याद रखना। मैं सब चीजें पॉइंट वाइज अभी बता दूंगा थ्योरी में, ठीक है। अब देखो क्रेब चक्र तो जंतुओं के हिसाब से थी, क्योंकि वो कबूतर की मांसपेशी में दिखी थी, इसलिए GTP लिखा मिलता है। पौधों में शोषण की बात करोगे तो यहाँ हो गई ATP, तो ATP GTP समानांतर है, समतुल्य है। बाकी जो चीजें बनी, अब ये जो चीजें बनी है यहाँ पर देखिए, ये और ये सब के सब कहा जाएंगे, ETS में, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में चले जाएंगे, और वहां फिर ये ATP का उत्पादन होगा, वो मैं आगे बताऊंगा अगले हिस्से में। वायवीय श्वसन का दूसरा भाग ही है। पहले भाग में क्रेब चक्र, लिंक रिएक्शन और क्रेब चक्र था, लिंक रिएक्शन बता दी, ये क्रेब साइकिल है। ये जितने NADH2 FADH2 बने हैं, ये सभी हाइड्रोजन वाहक ग्राहक जो ये सब ETS में जाएंगे, ये तो डायरेक्ट GTP। अब कहा जाए कितनी स्टेप में SLP हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एक ही स्टेप में हुआ। कितनी स्टेप में CO2 निकली, 2 स्टेप में निकली। कितनी स्टेप में NADH2 बने, 3 स्टेप में बने। कितनी स्टेप में FADH2 बने, 1 स्टेप में बना। कितनी स्टेप झिल्ली पर हुई, 1 ही स्टेप हुई। बाकी सारी स्टेप कहाँ हुई, मैट्रिक्स में हो गई। समझ में आई बात, ठीक है। इसमें 6 कार्बन के कितने कंपाउंड हैं, तो देखा जाए तो 1 2 3 4, ये सब 6 कार्बन के कंपाउंड हैं। और इस पूरी चेन चक्र में एकमात्र 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है, अल्फा क्लीटोग्लूटारिक एसिड, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये दूसरे भी कामों में यूज होता है। अल्फा क्लीटोग्लूटारिक एसिड के दोनों तरफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसके पहले एक इसके बाद में, इसलिए ये अकेला ही 5 कार्बन का कंपाउंड है, बाकी सारे फिर 4 कार्बन के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और शुरू में एसिटाइल कोएंजाइम ए का कोएंजाइम निकल जाता है, लेकिन बाद में वापस कोएंजाइम में जुड़ता है। कौन सी स्टेप, लिंक रिएक्शन जैसी है, अल्फा क्लीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनना, ये लिंक रिएक्शन के समान है। क्लियर, तो ये पूरी स्टेप्स हैं, इसके एंजाइम्स, कहाँ क्या हो रहा है, कार्बन संख्या, सब कुछ। अब ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से चला है भाई साहब, पायरुवेट कितने थे, 2, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि ये चक्र कितनी बार चलेगा, 2 बार। एक ग्लूकोज के संदर्भ में बात करोगे तो 2 पायरुविक एसिड, 2 एसिटाइल कोएंजाइम और 2 क्रेब चक्र चलेंगे। ये सब चीजें जोड़ेंगे आगे, मैंने एक बार को सारी चीजें आपको यहाँ दिखा दी। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको थ्योरी में और दे रहा हूँ, बाकी तो सब कुछ यहीं पर दिख रहा है। जो मैंने कई चीजें अभी आपको बोल के बताई है वही लिख रखी है मैंने, अपनी कॉपी में भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो ताकि ध्यान रहे। क्रेब साइकिल की 2 स्टेप में एक CO2 मुक्त होती है, बताया था। 2 स्टेप कौन सी है, ये रही दोनों स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन की, वही मैंने लिखा है और कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, जो स्टेप इंपॉर्टेंट है वो बात कर रहा हूँ। क्रेब साइकिल में अल्फा क्लीटोग्लूटारिक एसिड एकमात्र 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है तथा यह दोनों डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप से संबंधित है। ये दोनों स्टेप से संबंधित है।
ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ये बना। इसके पहले वाली स्टेप में भी एक CO2 निकली थी, तभी तो ये कितना है 5 कार्बन का कंपाउंड है और ये 4 कार्बन का है। इसके पहले वाला 6 कार्बन का था ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ठीक है, उससे ये बना, फिर इससे ये बना, तो एक CO2 तो यहाँ निकाली थी हमने, ठीक है, फिर इसके बाद एक CO2 और निकल रही। यहाँ कोएंजाइम ये काम आ रहा है, NAD इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो NAD रिड्यूस हुआ NADH2 में और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया। यहाँ जो एंजाइम काम आई ये स्टेप लिंक रिएक्शन के समान है और इसमें भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से लिख के बताई। और ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स द्वारा होता है और इसमें भी वही 5 कोफैक्टर आवश्यक होंगे। अभी पूरी लिंक रिएक्शन 5 कोफैक्टर लिंक रिएक्शन का कौन से? कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम, NAD, TPP, लाइपोइक एसिड। जो आपको लिंक रिएक्शन में मैंने 5 कोफैक्टर बताए वही 5 कोफैक्टर यहाँ इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखे। पूरी तरह से लिंक रिएक्शन वाली स्टेप है ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ये 5 कार्बन से 4 कार्बन बनता है। जो मैंने आगे बताया वही वापस लिखा है, ठीक है। और कुछ जरूरी बातें देख लो। हाँ, क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप में SLP हुआ इसलिए मैंने इसको फिर से लिखा है। एक स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ है, ठीक है। देखो कौन सी स्टेप थी, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है। इसमें थायोकाइनेज एंजाइम काम आया, इनऑर्गेनिक फास्फेट और वाटर यूज हुए, कोएंजाइम इसका निकल गया और ये GDP को ये फास्फेट देके GTP बन गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये GTP वापस अपने इस फास्फेट को ADP को देकर के ATP बना देता है। ये कपल्ड रिएक्शन है, साथ साथ ही हो जाती है। इसलिए जो GTP होता है हम उसको ATP की तरह काउंट करेंगे और बिना किसी प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिना किसी केमियोस्मोसिस के डायरेक्ट सबस्ट्रेट के स्तर पर ही बन गया सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एक डायरेक्ट ATP बना। जबकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह हुआ था SLP और एक जगह यहाँ हुआ। वायवीय श्वसन में 2 ग्लाइकोलाइसिस में और एक यहाँ पर 3 SLP हो गए, ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैंने ये भी लिख दिया यहाँ, एनिमल सेल में क्रेब्स साइकिल में SLP से GTP बनता है जबकि पौधों की कोशिकाओं में तो ATP ही बनता है, ठीक है। और पौधे का श्वसन है चैप्टर, फिर भी क्रेब्स साइकिल में GTP लिख रखा है। ये बड़ी अजीब बात है पर ध्यान रखना, वो उन्होंने क्या हैंस क्रेब ने क्योंकि मांसपेशियों में डिस्कवर किया था इसलिए वो GTP लिखा देता है। बाकी वो जंतुओं में, पौधों में इस जगह क्या रहेगा ATP, क्लियर। तो एक जगह पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो गया, ठीक है। और कुछ जरूरी बातें देख लें तो क्रेब्स साइकिल की सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में ऑक्सीडाइज होने वाली स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पर होती है। ये मैंने बताया सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, क्योंकि इसका एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है और इसमें हाइड्रोजन ग्राही भी NAD ना होकर के FAD होता है और FADH2 बनता है। तो ये एक और स्पेशल बात है क्रेब्स साइकिल की। कौन सी स्टेप झिल्ली पर होगी, कौन सी स्टेप हो जाएगी, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने वाली स्टेप, क्योंकि इसका एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज झिल्ली पर है और इसी स्टेप में FAD हाइड्रोजन ग्रहण करता है, बाकी सब जगह NAD ग्रहण कर रहा है, यहाँ FAD ग्रहण करके FADH2 बनेगा, झिल्ली पर काम हो रहा है। एक खास बात और, ये वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम भी बोल दिया जाता है, याद रख लें। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते समय बताते हैं झिल्ली पर पाया जाने वाला क्रेब चक्र का ये एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसे माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम भी बोल सकते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को। कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, स्पेशल एंजाइम में लिख दिया जाता ना, ओके। और आगे चलते हैं, उसके बाद क्या हुआ, फ्यूमेरिक एसिड जो बना, फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड में बदलता है और अंत में मेलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देता है और क्रेब चक्र पुनः आरंभ हो जाता है। तो क्रेब चक्र की यहाँ समाप्ति होकर फिर से ऑक्जेलो एसिटिक का पुनर्निर्माण हो गया, फिर से चालू हो जाएगा, समझ गए। तो कुछ मेन बातें लिखी मैंने, ठीक है। क्रेब चक्र एक पूर्ण ऑक्सीकरण पाथवे, क्रेब चक्र में पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ कैसे, एसिटाइल कोएंजाइम के 2 कार्बन प्रवेश करते हैं और 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल आते हैं। तो जो 2 कार्बन लाए दोनों को CO2 के रूप में मुक्त कर दिया तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, कुछ नहीं बचा, एसिटाइल कोएंजाइम के दोनों कार्बन को हमने CO2 के रूप में निकाल दिया, ठीक है। तो ये पूरा क्रेब साइकिल से रिलेटेड जो फंडामेंटल बातें थी उस चक्र से संबंधित वो मैंने आपको बता दी। ये देखिए, ये जो क्रेब साइकिल थी इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना कहाँ कहाँ CO2 मुक्त हुई है, फिर ये अल्फा क्लीटो ये लिंक रिएक्शन जैसी रिएक्शन कौन सी है इसके बारे में ध्यान रखना है,
SLP कहाँ हुआ ये ध्यान रखना है एक तो, इसके अलावा झिल्ली पर कौन सी अभिक्रिया हुई ये ध्यान रखना है, और अंत में वापस ऑक्सलोएसिटिक एसिड बन गया बस। और पूरी स्टेप को जो मैंने सारे बताया सस आई ओ के सस फॉर्मा ओ, ये ध्यान रखना ताकि आपको सारे स्टेप्स के ध्यान रहे। ओके, इसके बाद में छोटी छोटी चीजें और हैं, अतिरिक्त चीजें। अब मैंने आपको श्वसन को बताया था, पहले तो कहा था कैटाबोलिक भाग है, फिर बोला एम्फीबोलिक है क्योंकि भाई इसके कुछ चीजें संश्लेषण में काम आती है। श्वसन एम्फीबोलिक है, ये कहाँ दिखता है? क्रेब चक्र में। क्रेब चक्र के कुछ मध्यवर्ती उत्पाद इतने अच्छे और उपयोगी हैं कि वो कई दूसरी चीजों के संश्लेषण में भी काम आ जाते हैं, इसीलिए तो पूरे श्वसन को एम्फीबोलिक कहते हैं। फिर उसमें वास्तव में एम्फीबोलिक कौन है? क्रेब चक्र। क्रेब चक्र एक एम्फीबोलिक चक्र है, इसके मध्यवर्ती उत्पाद कई उपयोगी कंपाउंड को बनाने में काम आते हैं, मतलब संश्लेषण भी हो रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ ये एग्जाम्पल, ये अतिरिक्त है, एनसीईआरटी में नहीं है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में आया था बीच में, ये देखो कई सारी चीज बनाता है, ये वो कंपाउंड बनाता है जिसमें पोरफायरिन होता है, क्लोरोफिल में होता है, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन। आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्लोरोफिल वर्णक, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, ये सारे कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनते हैं। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और ये क्रेब साइकिल में बनता है। तो क्रेब साइकिल का ये मध्यवर्ती उत्पाद कई दूसरी चीजें बनाने में काम आ रहा है। ऐसे ही अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ये अमीनो एसिड बनाता है ग्लूटामेट, ये ग्लूटामेट बनाने में काम आता है, और ग्लूटामेट से वापस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड भी बना सकते हो, तो इससे एक अमीनो एसिड बन जाता है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, कहां देखिए, वापस चलते हैं अपन। मैंने आपको कहा था कि जब प्रोटीन काम आता है तो मैंने एक लाइन बताई थी कि कुछ जो है सीधे क्रेब चक्र में आते हैं, वो आता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड पर। इसमें अगर ग्लूटामेट अमीनो एसिड है तो ग्लूटामेट अमीनो एसिड सीधा क्या बनाएगा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, वो सीधा कहां जाएगा? क्रेब साइकिल में। इसीलिए मैंने एक एरो यहां भी बनाया था, आई बात समझ में? तो ये सारे के सारे एम्फीबोलिक कंपाउंड हैं, और इसलिए ये ध्यान रखना कि कई इसके मध्यवर्ती उत्पाद कई उपयोगी कंपाउंड बनाने में काम आते हैं, इसलिए ये एम्फीबोलिक चक्र है, और पूरे श्वसन को भी इसीलिए एम्फीबोलिक कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको अतिरिक्त नॉलेज की चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद थोड़ी और समरी जो मैंने पहले बता दी वही मैंने लिखी है कि कुल मिलाकर क्रेब साइकिल में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेप हुई, तो याद रखिएगा 4 ऑक्सीडेशन स्टेप हुई, जिसमें से 3 स्टेप, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेप है सब में हाइड्रोजन निकला है, तो ऑक्सीडेशन स्टेप को डिहाइड्रोजनेशन स्टेप भी कह सकते हो। और वहां NAD या FAD का अपचयन हुआ है, क्योंकि सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ तो इनका अपचयन होगा, और इसीलिए 4 में से 3 स्टेप में NADH2 और 1 स्टेप में FADH2 बना। ये चारों स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेप होती है। ठीक है, NADH2 और FADH2 दोनों कहां जाएंगे? ETS में बताया था मैंने भी, ये ETS में जाके ATP बनाएंगे। ये कैसे बनेगा? ये अगला भाग है हमारा, आगे बताएंगे। और अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, एक NADH2 ETS में जाने के बाद 3 ATP और एक FADH2 2 ATP बनाता है। ये कैसे बनेंगे ये हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखें ये सब ETS में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ATP बनाएंगे। एक NADH2 से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP बनेंगे। ठीक है, और ये तो मैंने वापस वही लिखा है कि 2 स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, 2 CO2 मुक्त होती है। तो ऑक्सीडेशन 4 स्टेप, डीकार्बोक्सिलेशन की 2 स्टेप है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके ATP वगैरह गिन लें। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई एक NADH2 से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP आगे जाके बनेंगे, तो अब आपसे क्रेब चक्र में टोटल ATP उत्पादन के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो जरा गणना कर ले। जैसे मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस में भी कैलकुलेट करके बताया, उसके बाद अब क्रेब साइकिल में भी कर ले। ATP उत्पादन, एक क्रेब चक्र का हिसाब निकालते हैं। प्रत्येक क्रेब चक्र में 3 NADH2, एक FADH2 और एक GTP बना। GTP/ATP लिख दिया हमने, यही तो बना है। ATP में सबको कन्वर्ट करो। ETS के बाद क्या हो जाएगा? 3 NADH2 का मतलब है 1 से 3 ATP, यानी कि 3 से कितने हो गए? 9 ATP, 3 × 3। एक FADH2 2 ATP बनाता है, तो इससे 2 ATP बनेंगे, और एक ATP डायरेक्ट ही बन गया अपना। तो इस तरह से टोटल कितने ATP बने? 12 टोटल जोड़ लो। एक बार जब क्रेब चक्र चलता है तो जो NADH2, FADH2, ATP बने सब मिलाकर टोटल 12 ATP बन जाते हैं। और एक ग्लूकोज के हिसाब से चलें तो 2 पाइरुवेट बने थे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम, तो क्रेब चक्र 2 बार चलता है, तो 12 + 12 हो जाएंगे। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 क्रेब साइकिल चलेगी, और इसलिए 12 × 2 24 ATP बनेंगे ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में। अब ये याद रखना, अब इस सब लास्ट में हम पूरी इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे,
कि भैया ग्लाइकोलाइसिस में क्या खर्चा रहा, कितना उत्पादन, लिंक रिएक्शन में भी रहा, NADH2 बना था ना वहां भी तो, ठीक है। लिंक रिएक्शन कितनी बार होगी, 2 बार, और हर लिंक रिएक्शन में एक NADH2 बन रहा है, तो वहां भी 2 NADH2 बने, और एक NADH2 से ETS में कितने ATP, 3, तो 6 ATP तो आपका लिंक रिएक्शन ही दे देगा, और 24 ATP आपको एक ग्लूकोज के संदर्भ में क्रेब्स चक्र से मिलेंगे, जब ये 2 बार क्रेब्स चक्र चलेगा। आई बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला भाग था, जहां हमने पायरुविक एसिड को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज किया पूरी तरह से, इसमें 3 कार्बन को 3 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल दिया, और बाकी हाइड्रोजन जो निकले उनको NADH2 FADH2 को दे दिया, जो बाद में ATP बना देते हैं। अब वो ATP कैसे बनाते हैं, वो ETS में बनाते हैं, वो हमारा दूसरा भाग है इसका, वायवीय श्वसन का, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड लिंक रिएक्शन निकल जाती है, 2 क्रेब्स साइकिल में निकलती है। तो ये हमने आज वायवीय श्वसन का पहला भाग पढ़ा। NCERT में जरा देख लें इसको क्या है, NCERT में भी ये चीजें दे रखी हैं, और बड़े ही सारगर्भित रूप में इन सारी चीजों को उन्होंने समझाने की कोशिश की है। देखिए NCERT ऑक्सी श्वसन, वही एरोबिक वायवीय श्वसन है। NCERT में क्या है, पहले उन्होंने दे दिया अनाक्सी श्वसन, मैंने आपको NCERT बताई भी थी, पहले ग्लाइकोलाइसिस तक तो बताया था, ये देखो यहाँ तक तो ग्लाइकोलाइसिस चल रहा, पेज संख्या 230 तक, फिर किण्वन आ गया, ये अवायवीय श्वसन है, इस पर अपन बाद में बात करेंगे। अपन ने पहले क्या शुरू किया है, ऑक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन। अब ये वायवीय श्वसन के बारे में कह रहा है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सी श्वसन ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है, मैंने कहा था ना माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और वहां 2 मुख्य घटनाएं इन्होंने बताई, मैंने यही 2 स्टेप को थोड़ा ढंग से लिख दिया था। क्या घटना है, पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। सारे हाइड्रोजन निकालेंगे जो NADH2 FADH2 बनाने में काम आएंगे, और 3 कार्बन पायरुवेट के 3 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएंगे, यही था पहला। अब ये 2 भागों में होता है, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्र, ये पहला भाग है। दूसरा भाग, हाइड्रोजन परमाणु से पृथक वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, परिणाम स्वरूप ATP, ये है इलेक्ट्रॉन परिवहन। अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, और इसी में NADH2 FADH2 क्या करेंगे, ATP बनाएंगे। तो ये आपका पहला जो भाग है, मैंने आपको 2 भाग बताए थे, वही वाले ये 2, इसमें 2 भाग हैं, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स चक्र। तो NCERT ने तो ऑक्सी श्वसन शुरू करते शुरू में देखो यही बता रखा, मैंने भी आपको यही बताया था, बस इसको थोड़ा मैं और अच्छे से लिख दिया कि पहले भाग में 2 स्टेप रहेगी, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स चक्र, और ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। बाकी इसके बाद में आप पढ़ते जाओगे, वही सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। पहले ये लिंक रिएक्शन बता रहा है, देखो पायरुविक एसिड कोएंजाइम में NAD, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एसिटाइल कोएंजाइम में, पूरी वही लिंक रिएक्शन चल रही है, ठीक है। लिंक रिएक्शन अब क्रेब्स चक्र में जाएगा, तो ये आ गया क्रेब्स चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, TC है। अब देखो NCERT का जो क्रेब्स चक्र है, इसमें कुछ कुछ बातें हैं, ये देखो ये है लिंक रिएक्शन है, इसको क्रेब्स चक्र नहीं मानना है, क्रेब्स चक्र इसके बाद है। पायरुवेट से कोएंजाइम में बना, NAD NADH2 को CO2 निकल गया, सब कुछ बता रखा है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में देखो ये ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल, इन दोनों ने मिलकर बनाया सिट्रिक एसिड। अब इन्होंने सिट्रिक एसिड से सीधा क्या बना दिया, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, और इसके बीच में जो सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड सब हटा दिया, और यही CO2 निकाल दी, एक NAD से NADH2 बना दिया। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से डायरेक्ट वो सक्सिनिक एसिड पर आ गए कूद करके, बीच में ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड कुछ नहीं बताया, और यही उन्होंने CO2 निकाल दी, NADH2 और GTP भी बना दिया, सब कुछ एक साथ कर दिया काम, ठीक है। ये सब कुछ एक ही स्टेप में नहीं होता, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है, वो दोनों स्टेप एक साथ ही लिख दी, ठीक है। इधर भी 2 स्टेप एक साथ ही लिख दी शुरू में। अब सक्सिनिक एसिड से डायरेक्ट मैलिक एसिड बना दिया, और बीच में FADH2 बना दिया, और मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना के एक NADH2 यहाँ बना दिया। तो वही NADH2 उन्होंने पूरे दिखाए 3, एक FADH2 एक GTP, लेकिन बीच के स्टेप्स पूरे नहीं दिखाए हैं। लेकिन NCERT जब लिखती है तो इनमें से कई बातें लिखती है जो दिखा नहीं रखे हैं, तो केवल देखने पे नहीं जाना है। इन्होंने जो पैराग्राफ लिख रखा है इतना सा, इसमें कई चीजें लिखी है इन्होंने, ठीक है। TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के तथा जल के साथ संघनन से होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और जल, ठीक है। यह अभिक्रिया सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम द्वारा होती है। अब देखो ना, एंजाइम यहाँ तो नहीं लिखा है, यहाँ लिख रखा है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। तथा कोएंजाइम एक अणु मुक्त होता है, तब सिट्रेट बन जाता है। अब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावित होता है, लिखा है ना, देखो ये बदमाशी NCERT की, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, यहाँ दिखा रखा है क्या, नहीं दिखाया।
बीच में आइसोसिट्रेट बनता है, लिख रखा देखो, आइसोसिट्रेट में आइसोमराइज होता है, यह डीकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल और तत्पश्चात सक्सिनाइल कोएंजाइम का निर्माण। अब सारी चीजें एक साथ बता दी कि आइसोसिट्रेट के बाद में डिहाइड्रोजनेशन होकर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सिनाइल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। अब सक्सिनिक एसिड से वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाएगा और चक्र घूम जाएगा, फटाफट निपटा दिया। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान जीटीपी का एक अणु बनेगा, ये रहा। अब देखो, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बन रहा है, लिखा है ना, यहां तो नहीं दिखा रखा, मैं इसीलिए कह रहा हूं आप केवल इस चक्र को याद मत रखना, लिख सब रखा है, आइसोसिट्रिक एसिड लिखा है जो दिखा नहीं रखा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए लिखा है जो दिखा नहीं रखा है। अब ये कह रहा है ना कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड के रूपांतरण में जीटीपी, या देखो यहाँ बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं दिखा रखा है, अपने को जो लिखा है वो भी ध्यान देना है। ठीक है, जीटीपी का निर्माण होता है, इसे क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, इन युग्मित अभिक्रियाओं में जीटीपी जीडीपी के रूप में रूपांतरित हो जाता तथा एडीपी से एटीपी। अब यहाँ कपल्ड रिएक्शन चलेगी, युग्मित अभिक्रिया कपल्ड रिएक्शन, और वापस जीटीपी जीडीपी में बदलेगा और एटीपी एडीपी से एटीपी बन जाएगा। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जिसमें एनएडी से एनएडीएच2 का अपचयन होता है और एक स्थान पर एफएडी से एफएडीएच2 बनता है। ठीक है, टीसीए चक्र द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम को निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पुनर्निर्माण की आवश्यकता बार बार चाहिएगा, तो इसलिए ये वापस से बनेगा। एनएडी एफएडी और ये सब के सब जो है बार बार बनते रहेंगे और ये सब का सब का होगा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में आगे इसका उपयोग होगा। अब इन्होंने एक यहाँ पर पूरी इक्वेशन दे दी। अब यहाँ जो इक्वेशन दी है, मैंने आपको क्या कहा था, इन्होंने 2 भाग किए। पहले भाग में उन्होंने कहा है कि पायरुविक एसिड को हम पूरी तरह से ऑक्सीकृत करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो एनएडी एफएडी लेंगे, तो उसमें लिंक रिएक्शन भी आ गई, क्रेब्स साइकिल भी आ गई। उसी का उस पहले भाग की इक्वेशन है ये क्रेब्स साइकिल की इक्वेशन नहीं है, क्रेब्स साइकिल प्लस लिंक रिएक्शन वो पहला भाग था, दूसरा भाग ईटीएस है। ठीक है, इसीलिए देखो पायरुविक एसिड से शुरू किया, ग्लाइकोलाइसिस के बाद से 4 एनएडी, क्योंकि 4 एनएडीएच2 बने, 4 कहां से बन गए भाई, क्रेब्स साइकिल में तो 3 बने ना, एक लिंक रिएक्शन में भी तो बना, तो 4, एक एफएडी, वाटर, एडीपी, ये सब मिलाकर क्या बन गए, 3 CO2 निकल गई, 4 NADH2, एक FADH2, एक ATP। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल अगात्री का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये काम हुआ, इसमें लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्र दोनों मिलाकर दिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि टीसीए चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और NADH2 के 8 अणु, अब वो क्या डबल कर दो हर चीज, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बनेंगे तो वो 8 हो जाएंगे। अब इसमें लिंक रिएक्शन जोड़ के लिख रहा है ये सारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसमें लिंक रिएक्शन जोड़ के कौन जोड़ रहा है, देखो इनके हिसाब से तो इन्होंने लिंक रिएक्शन अलग की ही नहीं ना, इन्होंने तो ये 2 भाग बनाए थे। पहले भाग में इन्होंने कहा पायरुविक एसिड का ही पूरा ऑक्सीकरण करेंगे, हमें पता है कि 2 बार में हो रहा है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, लेकिन ये तो पूरा एक ही भाग मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसमें ये पूरा एक भाग मानते हुए सारी चीज एक साथ दे दी है। लेकिन लिंक रिएक्शन अलग चलती है, क्रेब्स साइकिल अलग है। क्रेब्स साइकिल के जो चीजें बनती है, 3 NADH2, एक FAD, एक GTP वो रहेगा, और एक NADH2 जो है लिंक रिएक्शन का। एक ग्लूकोज के लिए फिर सबको डबल कर देना आप, यहाँ तक की सारी चीजें हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जो कि आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन का दूसरा भाग है। ठीक है, तो ये जो हमने आज पढ़ा अभी तक, ये हमने एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन का पहला मुख्य भाग पढ़ा एनसीईआरटी के अनुसार। इस पहले भाग में 2 भाग थे, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्र। सारी स्टेप्स मैंने समझा दी, कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ CO2 निकल रहा है, कहाँ NADH2, कहाँ FADH2, सब कुछ, इनके एंजाइम्स वगैरह कैसे याद रखने, क्रेब्स चक्र को कैसे याद रखना, सारी चीजें बता दी हैं। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करिए, लिखिए इसको। तो ग्लाइकोलाइसिस के भी 10 स्टेप ध्यान रखना होता है और क्रेब्स साइकिल के भी, और बीच में लिंक रिएक्शन भी, ये मेजर मैकेनिज्म है। अब इसके बाद हमारा एक भाग और बचा है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जो हम आगे अगले भाग में डिस्कस करेंगे।